बच्चों को नमस्कार। अब हम जो है हमारा सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर एमसीक्यू जो हमने सुबह डिस्कस किए थे, फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1, 2 एंड 3। अब इसके अंदर हम चैप्टर 6, 10 और 11 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फॉर द टर्म 1 ऑल्सो एंड प्री बोर्ड ऑल्सो। तो जैव प्रक्रम जो हमारा पार्ट है, पहला एमसीक्यू देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वयं पोषी जीवों के लिए सही नहीं है? वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को जल और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। वे आर श्रृंखला के पृथक पोषक स्तर हैं। तो बाकी तीनों सही हैं, सी ऑप्शन गलत है। जीवों में के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका स्व अवशोषण कर लेते हैं? एक्सटर्नल डाइजेशन की बात हो रही है। मशरूम, हरे पौधे, अमीबा, ईस्ट मशरूम, ब्रेड की फफूंद, पैरामीशियम अमीबा, अमरबेल जू, फिताकृत क्रीम। तो इसमें हमारा बी आएगा, ये जो है बाहरी करते हैं। सही कथन चुनना है इसमें से। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं और विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के समर्थ होते हैं। तो इसमें पहला कथन जो है कि हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। इसके बाद चौथे प्रश्न पे, मानव के आहार नल से विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुख आएगा, फिर ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो डी ऑप्शन आएगा इसमें। यदि लार में से लार अमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा से कौन सी घटना प्रभावित होगी? अगर अमाइलेज एंजाइम नहीं होगा तो क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करता है, तो स्टार्च या शर्करा का जो विघटन है वो प्रभावित होगा। प्रश्न 6 देखते हैं। अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर बताइए। तो अमाशय का स्तर जो है वो श्लेष्मा जो है, प्लाज्मा जो हम कहते हैं, उससे बना रहता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? इसमें हमारी छोटी आंत जो है उसके अंदर जाता है पित्तरस। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। चावल का पानी नीले या काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल में क्या होता है? स्टार्च होता है। ये आपका स्टार्च का टेस्ट के अंदर आप पढ़ते आ रहे हो। आहार नाल में किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? तो सब कंप्लीट डाइजेशन हमारी छोटी आंत में ही होती है। अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देने और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन प्यासीभूत को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीनों को। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को। तो ये 4th आएगा इसमें। चूने के पानी से परखनली से जब मुंह द्वारा फूका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? तो हम जो गैस रिलीज़ करते हैं, आपको पता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कारण से उसका रंग दूधिया हो जाता है। ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? इसमें आप देखोगे ग्लूकोज और पायरुवेट सभी जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव में होती है। पायरुवेट से फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये भी इसके अंदर कोशिका द्रव में है, ये ध्यान में रखना है हमने। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ जब पूर्ण तय होता है तभी माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रक्रिया होती है। वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरुवेट, और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला जो भी हम बात कर रहे थे इसके अंदर आ गया 13th क्वेश्चन के अंदर आपका। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतःश्वसन के दौरान पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ। कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विस्तृत होकर रुधिर में पहुंच जाती है। रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है और कूपिकाओं के कारण गैसों का विनिमय के लिए अधिक सतह क्षेत्रफल। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है आपके, तो आप लिखोगे डी ऑप्शन।
अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? सबसे पहले नास द्वार से जाएगी, ग्रैसनी, कंठ, श्वासनली और कुपिकाएं। तो डी ऑप्शन आएगा। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़ों और कुपिकाओं के अंदर होता है। 17वां प्रश्न, हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाएं अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फेफड़ों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बायां निल्य ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि दायां निल्य भी ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों में पंप करता है। बाएं अलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निल्य में जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। दूसरे में बायां अलिंद ऑक्सीजनित और लेफ्ट साइड जो है हमारा, और राइट साइड जो है शरीर के विभिन्न भागों से। तो सेकंड एंड फोर्थ सी ऑप्शन। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? तो हृदय के अंदर जो है वेल्स होते हैं, कपाट जिसको हम कहते हैं, वो रोकता है। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्कर के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रभावित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? हिपोकैम्पस, एक्सोटिस और एनाबस। ये इसका उत्तर आएगा एकल संरचना, मतलब जो है एक चक्कर के रुधिर हृदय से होकर केवल एक बार जाता है उसके अंदर। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित केशरों की समूह में से हृदय ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? तो पाइसेस के अंदर जो है, बर्ड्स के अंदर धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। इनकी भित्तियाँ और प्रस्थान होती हैं, इनके रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है। ये विभिन्न भागों में रुधिर एकत्रित करने वापस हृदय में पहुंचाती हैं। इसमें आएगा इनकी भित्तियाँ मोटी एवं प्रस्तावित होती हैं, इनके रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय में दूर शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती हैं। धमनियों के बारे में ये सारी चीज़ें थी। वक्रों को की निष्पादक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल का जो है प्रकाश इस्तेमाल करके जल को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऊतकों के बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती और ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, ये गलत है। स्वयंपोषी में निश्चित रहने वाली अतिरिक्त कोशिकाएं ऊर्जा किस रूप में होती हैं? स्टार्च के रूप में। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो इसमें हमें ध्यान रखना है 6H2O और बैलेंसिंग देखनी है। सी ऑप्शन आएगा। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। तो सी ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा। 29, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है द्वार कोशिकाओं के अंदर, जो गार्ड सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो इसमें आया नाइट्रेट और नाइट्राइट है और यूरिया, तो आपका बी ऑप्शन आएगा। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पाइरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है। किण्वन अवायवीय व श्वसन का ही एक रूप है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है और पाइरुवेट, ये पहला और चौथा इसमें आएगा। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होता है, ऐसा कारण होता है पाइरुवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। वक्र, मूत्र नलियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो ये इसका सही उत्तर है। मानव में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण पाइरुवेट अम्ल किस कोशिकाओं के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? कोशिका द्रव के अंदर। तो ये आपके जो है इसके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन चैप्टर 6 के। अब हम बात करेंगे
टेंथ चैप्टर जो आपका लाइट वाला है लेसन, उसके अंदर पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो अवतल दर्पण के अंदर ऐसा होता है, अवतल लेंस दोनों के अंदर। निम्नलिखित में से किस बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना जाता है? तो अवतल दर्पण में आपने देखा है और अवतल लेंस के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर जो है दोनों कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। दूसरा है 10 मिलीमीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के समान ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी बतानी है हमने, तो हमें यू निकालना है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि यू निकालना है तो उत्तर आपका माइनस में आएगा। आप जो है पहले एम निकाल लोगे, मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे -v/u से, और जो मैग्नीफिकेशन आएगी उससे आप जो है फिर u निकाल लोगे इसके अंदर। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो -20 सेंटीमीटर आएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण विम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है? जब विम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, C और F के बीच में जब होगा तब ऐसा होता है। किसी प्रकाश किरण के माध्यम A से B में गमन करने को दर्शाया गया माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक निकालना है आपको। तो अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसके अंदर जो है आप देखोगे कि साइन ऑफ एंगल I और साइन ऑफ एंगल R। तो साइन I जो है वो कितना दे रखा है वो देखना है हमने, और साइन R जो है वो कितना दे रखा है, और उसके हिसाब से जब हम इसमें निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन √3/2। इसके अंदर जो है लॉग टेबल भी देखनी पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, कोई प्रकाश किरण चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है। माध्यम A के सापेक्ष माध्यम जो है इसके अंदर सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक बताना है हमने। तो इसमें हम देखेंगे कि मीडियम A से B में जा रही है तो इसका 1 से कम लेस देन यूनिटी हो जाएगा। दर्शाए गए चित्र के अंदर प्रकाश पुंज किसी बॉक्स से छिद्रों से A और B से आपतित होकर क्रमशः C और तथा D से निकल रही। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या रखा हुआ है? तो इसके अंदर प्रिज्म नहीं हो सकता, इसमें कांच का आयताकार स्लैब ही होगा इसके अंदर। तो वो इसके हिसाब से हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, इसमें दर्शाए गए चित्र में प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक A से के छिद्रों से आपतित होकर फलक B के छिद्रों के बाहर निकल रही है। तो आप देखो उसमें जो है अंदर जाने के बाद वो फैल रही है। तो अगर वो फैल रही है तो इसके अंदर आपका जो है एक अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायप्टर होगी, 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4 होगी। तो उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव में होगा इसका, तो सीधी सी बात है इसमें ए ऑप्शन आएगा। फोकस दूरी उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है इसलिए। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होता है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर आभासित हैं। तो इसके अंदर जो है हमें फोकस दे रखा है और हमें C उसका डबल हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की अधिक दूरी पर। 11वां, निम्नलिखित में से किस के द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो उसके लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? अब आपने देखा होगा उसके अंदर कि वो फोकस के बिल्कुल नज़दीक होगा, तो हम लिखेंगे परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। 13 है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के ऊपर, केवल अवतल दर्पण के ऊपर, सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसे भी हो और क्यों ना। वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का जो है
4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र बना रखा है, कौन सा सही है वो दिखाना है, तो बी ऑप्शन इसमें देखने से ही पता चल रहा है, ये वाला चित्र। क्वेश्चन नंबर 15, आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा कैरोसिन, इसमें बेंजीन की जो है ग्लिसरीन है एक्चुअली ये, और इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी, तो इसमें ये 4th ऑप्शन जो है बेंजीन की जगह ध्यान रखना, ग्लिसरीन आएगा इसके अंदर। उसके बाद जो है 16th क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आँखों में से कौन सा सही है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये सीधी जा रही है, फिर उसके बाद नहीं दिखाया, सीधी जा रही पर फोकस पे नहीं गई, सीधी जा रही पर 2F पे, तो ये डी ऑप्शन आएगा हमारा इसके अंदर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं, किसी उत्तल लेंस पर चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख कौन सा सही है। तो फोकस से अगर जा रहा है तो वो सीधा निकलेगा, या जो है चित्र 1 फोकस से जाके पैरेलल चला जाएगा, ये हमारा सही है इसके अंदर। उसके बाद कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, ये देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज समान तथा पैर छोटे दिखते हैं, तो वे अवतल, समतल और उत्तल का जो है कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो इसमें अवतल दर्पण, उत्तल, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, इन चारों के अंदर होगा ये। अब हमारा एक पार्ट बच गया 11वां, जिसमें से हमें डिस्कस करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें से आपको पता है काफ़ी कुछ आपका हट भी गया है। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता, इस दोष का संशोधन किसको लेंस उपयोग किया जाएगा, उसकी क्षमता बतानी है। तो इसमें आपको क्षमता निकालनी है, पावर P, तो P = 1/f जो है आप निकाल लोगे, उससे आपका आ जाएगा इसके अंदर उत्तर, क्योंकि 2 जो है आपको मीटर में दे रखा है, तो माइनस हो जाएगा ये। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में तो विद्यार्थी को नेत्र का निकट बिंदु दोष है। कोई प्रिज्म जो है विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है श्वेत प्रकाश को, तो वो क्या करेगा, इसमें फिगर में दिखा रखा है हमें। दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित नीचे दिए गए प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष में तीसरा वर्ग आकाश के वर्ग के अनुरूप होगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है आपका उत्तर आएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसको। 4th जो है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है सभी वर्णों का प्रकीर्ण सही तरीके से, सभी वर्गों का प्रकीर्ण हो जाता है, अन्यथा जो है बहुत सारे रंग पहले रुक जाते हैं दूरी के कारण। इंद्रधनुष बनने के में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय परिवर्तन। स्वच्छ आकाश का नीला प्रतीत होने का जो कारण है वो आपको इसमें देखोगे, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक परिकीर्णित हो जाता है। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रकथन सही है? श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल के साथ गमन करते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इसे दूरी से आसानी से देखा जाता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, इसलिए रेड लाइट, रेड डेंजर सिग्नल ये सब बनाए जाते हैं। कार्स की हेडलाइट, बैकलाइट जो है रेड कलर की। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तवाब प्रतीत होने के निम्नलिखित परिघटनाओं में प्रकाश का प्रकीर्णन आएगा। इसके अंदर गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। जल में प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, वैसे ये आपके इसके अंदर है नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ, ये भी नहीं है, स्थिर होती हैं। और निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा सही है? निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये भी आपके कोर्स में इस बार नहीं है। तो ये आपके पूरे MCQs कंप्लीट हो गए। इनको आप अच्छी तरह बार बार सुनोगे तो उससे भी याद हो जाएंगे और आपको प्री बोर्ड और टर्म 1 दोनों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।